हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी भैया जी। इस मूवी में मनोज बाजपेयी का एक अलग ही स्वैग देखने को मिला है। मूवी की शुरुआत में हम वेदांत नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दिल्ली में पढ़ाई करने आया है। आज वह अपने दो दोस्तों के साथ स्टेशन की तरफ जा रहा है क्योंकि उसके घर में कुछ फंक्शन है और वह घर वापस जा रहा है। इसीलिए उसके बड़े भाई रामचरण उर्फ भैया जी उसे बार बार फोन करके उससे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ पहुँचे। वेदांत उन्हें बताता है कि वह स्टेशन पहुंचने वाला है, जिससे भैया जी फंक्शन में बिजी हो जाते हैं। करीब 1 घंटे के बाद भैया जी फिर से वेदांत को फोन करने लगते हैं, लेकिन इस बार वेदांत फोन रिसीव नहीं करता। भैया जी बार बार फोन करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वेदांत का फोन टूटा हुआ सड़क के किनारे पड़ा है। इधर भैया जी के साथ पूरा घर परेशान है। पूरी रात बीत जाती है और वेदांत का कुछ भी पता नहीं चलता। अगली सुबह मगन नाम का इंस्पेक्टर भैया जी के पास फोन करता है और उन्हें दिल्ली आने के लिए बोलता है। भैया जी बिना देर किए हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां इंस्पेक्टर मगन उन्हें बताता है कि वेदांत का कल रात एक्सीडेंट हो गया था। उसकी बॉडी मुर्दा घर में रखी हुई है। भैया जी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह भागते हुए मुर्दा घर की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वेदांत की बॉडी बदल गई है और इस समय कोई वेदांत की बॉडी जलाने वाला है। भैया जी लाश जलाने वाली मशीन की तरफ भागते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वेदांत की बॉडी जला दी जाती है। मतलब भैया जी अंतिम समय में अपने भाई वेदांत का चेहरा भी नहीं देख पाते। ये सीन इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि इस सीन में मनोज की एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी। इस मुर्दा घर में हम चंद्रभान सिंह और उसके बेटे अभिमन्यु को भी देखते हैं। चंद्रभान इस इलाके का सबसे पावरफुल आदमी होता है। यहाँ दिखाया जाता है कि उसका बेटा अभिमन्यु ने एक लड़की को छेड़ दिया था। उस समय उस लड़की ने उसके ऊपर केस कर दिया, तो चंद्रभान ने उस लड़की के साथ उसके घर वाले और उस वकील को भी जिसने केस करवाया था सबको काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया। दूसरे सीन में भैया जी वेदांत की अस्थियां लेकर घर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में वेदांत के वही दोस्त मिलते हैं जो उस दिन उसके साथ रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहे थे। वे दोनों भैया जी को एक शॉकिंग बात बताते हैं कि वेदांत का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। ये सुनते ही भैया जी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वेदांत का कोई मर्डर भी कर सकता है। घर आकर वेदांत का अंतिम संस्कार किया जाता है। सारी क्रियाविधि निपटा कर भैया जी ये पता लगाते हैं कि उस रात वेदांत के साथ क्या हुआ था। भैया जी दिल्ली के लिए निकलते हैं, तो उनके साथ पूरा गांव चल देता है। भैया जी सबको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता और पूरा गांव दिल्ली आ जाता है। और आते ही सबसे पहले इंस्पेक्टर मगन को उठा लिया। भैया जी के सामने आते ही उसकी फटके 4 हो गई। डर के मारे उसने सब कुछ बता दिया। दरअसल उस दिन मुर्दा घर में चंद्रभान और अभिमन्यु ने ही वेदांत की बॉडी को जलाया था। और शॉकिंग बात तो ये है कि उस समय वेदांत जिंदा था। ये सब जानने के बाद भैया जी का रुद्र रूप देखने को मिलता है। उसके साथ पूरे गांव के लोग चंद्रभान के घर आ जाते हैं। भैया जी चंद्रभान को वार्निंग देते हैं कि अभिमन्यु को मुझे सौंप दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन चंद्रभान भैया जी को हल्के में ले रहा था। उसे क्या पता कि भैया जी ने बिहार में कितने कांड किए हैं। भैया जी उसे 1 दिन की मोहलत देते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले वो गाँव वालों को मना कर घर वापस भेजते हैं। इसके अगले ही दिन भैया जी अभिमन्यु को अकेले में पकड़ लेते हैं, लेकिन ये तो चंद्रभान की एक चाल थी। यहाँ पर चंद्रभान की पूरी फौज होती है। वो सब मिलकर भैया जी पर हमला कर देते हैं, लेकिन भैया जी के हाथ में उनका फावड़ा था और ये फावड़ा जब तक उनके हाथ में है तब तक उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। भैया जी एक एक करके चंद्रभान के सभी आदमियों का गेम बजा देते हैं। यहाँ चंद्रभान ने बहुत सारे प्रोफेशनल किलर बुलाया हुआ था, जो भैया जी के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाते। भैया जी अभिमन्यु को मारकर अपना बदला पूरा करने वाले थे, लेकिन चंद्रभान अपनी बंदूक उठा लेता है और भैया जी को गोली मार देता है, जिससे भैया जी वहीं पर नदी में गिर जाते हैं। अब चंद्रभान अपने सभी आदमियों को भैया जी की लाश नदी से निकालने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें भैया जी की लाश नहीं मिलती, क्योंकि भैया जी के आदमी पहले ही उन्हें निकाल कर ले गए थे।
पूरी दिल्ली में भैया जी की फोटो दिखाकर चंद्रभान के आदमी उन्हें ढूंढने लगते हैं। इधर भैया जी के आदमी उन्हें एक सुनसान घर में लाकर गोली निकालते हैं और उनकी मरहम पट्टी करने लगते हैं। इसी तरह यहाँ पर भैया जी की बीबी और माँ को भी बुला लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भैया जी के साथ कि कुछ लोग वापस गांव नहीं गए थे और वो भी भैया जी का साथ देने लगते हैं। इसी बीच अभिमन्यु के एक आदमी को भैया जी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जब उसके आदमी यहाँ आते हैं तब भैया जी यहाँ से पहले ही निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे भैया जी की हालत में सुधार होने लगा था। जब उन्हें होश आया तो अपनी माँ को वापस घर भेज दिया, लेकिन उनकी बीबी उनके साथ रुकी हुई थी। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन दोनों के झगड़े के बीच में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि दोनों ही उनकी पार्टी के लिए नुकसान साबित हो सकते थे। भैया जी के साथ जनता थी तो चंद्रभान पार्टी को फंड करता था। दूसरी तरफ एक सुनसान घर में भैया जी और उनकी बीबी छिपी हुई थी। यहाँ पर मैडम जी वो मिट्टी का तेल वाला दिया या फिर ढिबरी जलाती हैं। हमारे यहाँ इसे दिया बोला जाता है, कुछ जगह पर ढिबरी भी बोलते हैं। एक कहावत है ना कि दिया लेकर ढूंढोगे तब भी इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। खैर इसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर भैया जी सो रहे थे तभी अभिमन्यु के कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन भाभी जी तो भैया से भी खतरनाक निकली। ये मैडम सेंट्रल लेवल की शूटिंग चैंपियनशिप में टॉप किया था और यहाँ पर एक एक करके सभी आदमियों को मारना शुरू कर देती हैं। एक आदमी पीछे से भाभी जी पर अटैक करता है, लेकिन तब तक भैया जी अपना फावड़ा उठा चुके थे और फिर दोनों भैया भाभी मिलकर सभी आदमियों को मार भगाते हैं। दूसरी तरफ अभिमन्यु पार्टी को फंड देने के लिए पैसे लेकर जा रहा था। ये बात भैया जी को पता चल जाती है। तब भैया जी अभिमन्यु के पीछे पड़ जाते हैं और एक गोदाम में उसके सारे आदमियों को मारकर अभिमन्यु को पकड़ लेते हैं। ठीक उसी समय चंद्रभान वीडियो कॉल पर दिखाता है कि उसने भैया जी की मां को पकड़ रखा है। अब भैया जी अपनी मां को बचाने के लिए अभिमन्यु को अपनी गाड़ी के आगे बांधकर चंद्रभान के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने अपनी मां को तो बचा लिया, लेकिन अब वो चारों तरफ से घिर चुके थे। तभी हम भाभी जी को देखते हैं जो सामने की छत पर अपनी स्नाइपर लेकर बैठी थी और वो चंद्रभान के आदमियों को शूट करना शुरू कर देती हैं। अब भैया जी भी अपना फावड़ा उठाते हैं और सबको मारना शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि उस रात वेदांत स्टेशन पर पराठे खा रहा था। उसी समय वहां अभिमन्यु भी आ जाता है, जहां वेदांत और अभिमन्यु के बीच पराठे को लेकर थोड़ा झगड़ा हो जाता है। उस समय वेदांत झगड़ा शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी गलती से उसका हाथ अभिमन्यु को लग जाता है, जिससे अभिमन्यु पराठे वाले तवे से जल जाता है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसने वेदांत को मार डाला और उसमें उसका पिता चंद्रभान भी उसका साथ देते हैं। इसीलिए भैया जी उन दोनों को जिंदा जला देते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों सही बताऊं तो ये मूवी जितना शुरुआत में भौकाल जमाती है, लास्ट होते होते उसे मेंटेन नहीं रख पाती और स्टोरी भी उम्मीद से ज्यादा सिंपल है। भैया जी के भौकाल के हिसाब से मूवी और बढ़िया स्टोरी डिजर्व करती थी। दोस्तों भैया जी के साथ ही बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अपने कैरियर की 100वीं फिल्म पूरी कर ली है। वैसे मनोज बाजपेयी की 100वीं फिल्म और भी बेहतर हो सकती थी। खैर फिल्म देखने के बाद इतना तो जरूर कह सकता हूं कि अभिनेता के अभिनय में कोई कमी नजर नहीं आई। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी एक ऐसी शख्स की भूमिका में है जो किसी बाहुबली से कम नहीं है और लोग उन्हें भैया जी के नाम से जानते हैं। फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस जोया हुसैन भी मुख्य भूमिका में हैं और बड़े पर्दे पर मनोज के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ तो काफी अच्छा है, जो आपको सीट से हिलने भी नहीं देगा, जहाँ थोड़ी बहुत सस्पेंस के साथ एक्शन का डोज भी मिलता है। लेकिन सेकेंड हाफ आते आते आप थक जाएंगे, क्योंकि सेकेंड हाफ में फिल्म की कहानी काफी स्लो मोड में चली जाती है। खैर आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।